अगली बड़ी खबर जो कि अखबारों में भी है, केरल में हो सकती है आरएसएस की समन्वय बैठक। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक बैठक होगी और बीजेपी समेत संघ के सभी संगठनों के प्रमुख इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है और अखबारों में भी इसका जिक्र है। चुनाव के बाद संघ भाजपा की समन्वय बैठक 31 जुलाई को और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की पहली समन्वय बैठक केरल में होगी। 3 दिवसीय ये बैठक केरल के पलक्कड़ में आगामी 31 जुलाई से 2 अगस्त होगी और बैठक में अन्य कई मुद्दों के साथ ही चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है। संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक साल में 2 बार 6 महीने के अंतराल में होती है और इस बार की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये बैठक लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है। साथ ही 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने और ऐसे में इस बैठक में कई गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से चूक गई है और बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई है। दक्षिण में भले इस बार भाजपा ने बढ़िया प्रदर्शन किया हो, लेकिन कई मायनों में ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही, जो कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाली है। और अब बात करेंगे नीट मामले की, जिसमें स्टूडेंट्स के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। ये बात कह दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में है। ये बात शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई। तो देखिए, नीट स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। बड़ी बात है कि जिस तरीके से नीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में दोषी अफसरों पर कार्रवाई के संकेत अब दिए हैं। पद संभालते ही एनटी को क्लीन चिट देने के 24 घंटे के भीतर ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा एजेंसी की जवाबदेही तय करने और दोषी अफसरों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट ये कहा है कि उन्होंने किस आधार, पहले देखिए सवाल ये कि उन्होंने पहले एनटी को क्लीन चिट क्यों दिया। फिर दूसरा सवाल यह है कि एनटी को पहले क्लीन चिट दिया और अब कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो युवा हैं, जो बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 7 हाई कोर्ट में 41 याचिकाएं हैं। इस बीच मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाने की बात कही है। तो फिलहाल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने किस आधार पर एनटीए को क्लीन चिट दिया और एक दिन के भीतर किस जांच के आधार पर एजेंसी को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया। एनटीए की जो कार्यशैली है, एनटीए की वो कार्यशैली इस वक्त सवालों के घेरे में है और 2-3 पहलुओं से इसको समझना होगा। जैसे दैनिक भास्कर के अंदर पूरा फ्रंट पेज पर खबर है। हालांकि ये तो बयान हुआ शिक्षा मंत्री का कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य के ऊपर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। याचिकाएं जो इस वक्त कोर्ट में है उसमें ये मांग की जा रही है कि दोबारा से री एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन 24 लाख बच्चों को री एग्जामिनेशन से अगर जूझना पड़ेगा तो 1 साल के लिए उनके भविष्य पर डिले हो जाएगा। मतलब अभी काउंसलिंग नहीं होगी। नीट का परीक्षा दोबारा से अरेंज कराना कोई आसान बात नहीं है कि इसको बहुत ही इजीली कराया सकता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं और यहाँ पर वो 6 बड़े सवाल जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। उसमें पहला ये है कि झारखंड, ओडिशा और गुजरात के जो दूर दराज इलाके थे, छात्रों को गोधरा में जय जलाराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिला। गुजरात पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने पास कराने के बदले सौदा किया था और 2.3 करोड़ रुपए के चेक भी मिले हैं और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक और पहलू इसमें है, बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में 13 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को जले हुए नीट पेपर मिले। इस बात को एनटीए क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि देखिए एनटीए ने ये कहा कि परीक्षा में कोई इस तरह की धांधलीबाजी नहीं हुई, पेपर लीक ही नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है। पहले सरकार में भी शिक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आते कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन बिहार में ये गिरफ्तारियां हुई और जले हुए कुछ पेपर पाए गए। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि एनटीए ने आवेदन तारीख 1 हफ्ते बढ़ाने के बाद 16 मार्च को बंद कर दी थी, तो 9 अप्रैल को एक दिन के लिए विंडो क्यों खोली गई। इस 24 घंटे में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें कितने क्वालिफाई हुए। समय खराब होने के चलते 1563 छात्रों को अलग अलग ग्रेस अंक दिए गए। क्या एनटीए की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई? किसके कहने पर क्लैट में समय खराब होने के बदले ग्रेस अंक का जो फॉर्मूला था उसको अपनाया गया। 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि झज्जर के हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा कि उनके यहाँ 504 छात्रों ने परीक्षा दी, किसी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हुआ, तो छात्रों को फिर किस आधार पर समय बर्बाद होने के लिए ग्रेस अंक दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब एनटीए को जवाब देने के लिए सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी, तो काउंसलिंग की तारीख 6 जुलाई से आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि लगातार बने हुए हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य की चिंता है, पर परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए का पक्ष सुने बिना सीबीआई जांच की मांग पर एक तरफा फैसला भी
नहीं सुनाया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया है नोटिस। 8 जुलाई को होगी अब इस मामले में सुनवाई। तो दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में लगातार एक वकील ने भी इसमें दलील दी है कि एनटीए ने कुछ अहम तथ्य छिपाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त किया। वकील ने कहा कि 1563 बच्चों को फिर से परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है, लेकिन एनटीए ने ये तथ्य सामने नहीं रखा कि इनमें से 790 बच्चे पास हुए थे। जो बाकी बच्चे हैं यानी कि 773 वो ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी पास नहीं हो पाए, तो उन्हें इसका मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। तमाम ऐसे सवाल इसमें उठ रहे हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने के पहले आपको बताएंगे, नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा भी सामने आ गया है। कहा कि हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 इसको लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। केंद्र ने कहा है कि पेपर लीक के फिलहाल सबूत नहीं है। अब लेकिन इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है, क्योंकि आपको बता दें, पेपर लीक के सबूत नहीं, ये कहा केंद्र ने, लेकिन जो आरोपी है वो इसमें कबूल कर रहा है, कह रहा है कि हमें तो हूबहू पेपर इसमें मिला था। और अब ये पूरा जांच का विषय है, क्योंकि अब तक 19 इसमें गिरफ्तारियां बिहार से हो चुकी हैं। तो देखिए, फिलहाल तस्वीरें इसी तेलंगाना से एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। जो कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग के बाद तैयार हुए हैं, उनका कमीशन यहाँ पे किया जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और लगातार तेलंगाना की प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण का जो समापन है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, जो कि परेड की समीक्षा करेंगे, उसकी परेड की सलामी लेते हुए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जब प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण सफल होता है, उसके समापन पर उसको चिन्हित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है। और तस्वीर आप यहाँ पर देख पाएंगे हैदराबाद से, जहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड जिसकी समीक्षा, और ये तस्वीरें तेलंगाना से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सफल प्रशिक्षण के बाद इसका आयोजन आज किया जा रहा है। तो जो वायुसेना प्रमुख हैं चीफ मार्शल वीआर चौधरी, जो कि परेड की समीक्षा अधिकारी होंगे, और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल ये परेड भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और आज का दिन बेहद खास तमाम कैडेट्स के लिए। जो प्रशिक्षु हैं उनको राष्ट्रपति की पट्टिका भी आज प्रदान की जाएगी। सिर्फ उसके नाम से नहीं होती देवियों और सज्जनों, कभी पूछकर देखो तो अपनी टुकड़ी से वे अपना नाम और अपने कर्मों से अपनी टुकड़ी की पहचान बदला। तो देखिए, तेलंगाना की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी इस वक्त वहां मौजूद हैं। वायुसेना अकेडमी में 213वें ऑफिसर्स कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा वो करने के लिए पहुंचे हैं। और सूचना ये है कि संयुक्त स्नातक परेड भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के जो फ्लाइट कैडेट्स हैं उनके प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में ये पारंपरिक सैन्य भव्यता के साथ आयोजित किया गया कार्यक्रम है। एयर चीफ मार्शल चौधरी परेड की समीक्षा अधिकारी हैं, और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एयर चीफ मार्शल चौधरी परेड के समीक्षा अधिकारी स्नातक प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति का कमीशन प्रदान करेंगे। इस समारोह में फ्लाइट कैडेट्स, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के अधिकारियों को विंग्स प्रदान करना भी शामिल है, जो कि सफलतापूर्वक अपना उड़ान प्रशिक्षण पूरा करेंगे। कहा यह गया है कि प्रशिक्षण की कठिन अवधि की परिणति होने के कारण यह अवसर किसी भी सैन्य एविएटर के करियर में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फ्लाइंग ब्रांच के फ्लाइट कैडेट को जो मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान पर होगा, वायुसेना की प्रमुख की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और समग्र प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति की जो पट्टिका है उससे उनको सम्मानित किया जाएगा। सो बेसिकली ये जो इनका ट्रेनिंग पीरियड है वो पूरा हो चुका है और अब इनको कमीशन किया जाएगा, जिसके लिए इस वक्त वहाँ पर चीफ मार्शल मौजूद हैं। और आगे बढ़ रहे हैं पलक, और अब आगे बढ़ेंगे। बात जम्मू कश्मीर की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर अमित शाह ने की है अहम बैठक। 16 जून को अमरनाथ यात्रा पर भी बड़ी बैठक करेंगे अमित शाह। एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ, रॉ चीफ भी इस दौरान मौजूद होंगे, क्योंकि लगातार जो हालात फिलहाल जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर नजर बनाए रखे हैं। क्योंकि हमने देखा था हाल ही में बीते 4 दिन में 4 हमले बैक टू बैक वहां पर होते हैं, और जानकारी ये मिली थी कि वो जो हथियार बरामद हुए थे उन हथियारों को अमरनाथ यात्रा में खपाने की तैयारी थी। क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा के बहुत कम दिन रह गए हैं, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और इसलिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त वहां पर हों, जिस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं, और इसको लेकर अमित शाह भी अब बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ, रॉ चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के गांदरबल में
शुरू हुआ खीर भवानी मेला और एलजी मनोज सिन्हा ने खीर भवानी में पूजा अर्चना किया, मेले का उद्घाटन किया है और बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित गांदरबल पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया है और इस दौरान भारी संख्या में जो कश्मीरी पंडित थे वो भी पहुंचे हैं और फिलहाल ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर एलजी मनोज सिन्हा ने बिल्कुल। और देखिए, खीर भवानी को कहा जाता है कि तमाम जो कश्मीरी होते हैं, कश्मीरी पंडित होती है, उनकी कुलदेवी होती है और खीर भवानी वो मंदिर है जिसका जो मेला होता है वो ज्येष्ठ के महीने में शुरू होता है और ज्येष्ठ का महीना क्योंकि ये चल रहा है, ऐसे में मेले की शुरुआत कल से हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक इस मंदिर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। राहुल गांधी और अमित शाह तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए भी आ चुके हैं और बड़ी बात यह कि खीर भवानी मंदिर में खीर ही अर्पित की जाती है और प्रसाद के रूप में भी खीर दी जाती है और फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखे जा सकते हैं। खासा मान्यता यहाँ पर पूजा अर्चना की होती है और खीर भवानी मंदिर के इतिहास को अगर देखा जाए तो कहा जाता है यहाँ ये मंदिर चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ का कुंड पानी बदलता है और रंग बदलता है। जब भी कोई आपदा आनी होती है तब तब इस कुंड का पानी बदला है, ऐसी मान्यता है और फिलहाल यहाँ पर एलजी पूजा अर्चना करते हुए देखे जा सकते हैं। रंजना, तो देखिए, बड़ी तादाद में जो कश्मीरी पंडित है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और खीर गंगा जो मंदिर है इसकी विशेषताएं क्या है वो साक्षी ने बखूबी आपको समझाई कि यहाँ पर जब भी पानी का रंग बदलता है तो एक बड़ी मुसीबत आती है। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर इस मेले का उद्घाटन किया। आगे बढ़ते बात होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि विशाखापट्टनम में नेवी के पूर्वी बेड़े की समीक्षा के लिए पहुंचे। INS जलाश्व पर नौसैनिकों से उन्होंने संवाद भी किया। भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने पर ध्यान देने की बात भी उनकी ओर से की गई। देखिए, एक बार फिर से उनको रक्षा मंत्रालय मिला है और रक्षा मंत्रालय मिलने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से काम पर लग चुके हैं और राजनाथ सिंह नेवी के पूर्वी बेड़े की समीक्षा करने के लिए पहुंचे। INS जलाश्व पर नौसैनिकों के साथ में उन्होंने एक बेहतर संवाद भी किया। समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने पर ध्यान भी है क्योंकि देखिए, समुद्री सुरक्षा की जब आप बात करते हैं तो देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है समुद्री सुरक्षा का। आपको याद होगा मुंबई में जब हमला हुआ था तो इसी सहारे जो आतंकी थे उन्होंने एंट्री की थी। तो ऐसे में आतंक के खात्मे के लिए या फिर देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जो तटरक्षक है उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो INS जलाश्व पर भी नौसैनिकों के साथ में एक संवाद हुआ है, मतलब देश की सुरक्षा को लेकर एक बेहतर संवाद राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में किया। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अरुंधति रॉय पर चलेगा UAPA के तहत केस। आपको बता दें, दिल्ली LG ने केस चलाने की मंजूरी इसमें दे दी है। अरुंधति रॉय ने कश्मीर की आज़ादी की मांग की थी। अरुंधति रॉय ने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं माना था, तो इस पर अब केस चलाने की मंजूरी मिल गई। अरुंधति रॉय पर चलेगा UAPA के तहत केस और दिल्ली LG ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। दरअसल कश्मीर की आज़ादी की मांग उनके द्वारा की गई थी और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं माना था। तो भारत विरोधी भाषण देने का आरोप है और अखबार के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। अरुंधति रॉय पर UAPA के तहत केस को मंजूरी और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। 29 नवंबर 2010 को दिल्ली पुलिस ने इस घटना को लेकर अदालत के आदेश पर FIR दर्ज की थी और अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ने 31 अक्टूबर 2010 को LTG ऑडिटोरियम में आज़ादी दी ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर उत्तेजित और भारत विरोधी भाषण दिए थे। और अब देखिए, भारत विरोधी भाषण देने के बाद अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया और UAPA के तहत केस को मंजूरी मिल गई है। खबरों में आगे बढ़ते बड़ी खबर, भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन। 30 किलोमीटर रेंज और 2 किलोमीटर विस्फोट लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी इसकी, तो ये बड़ी जानकारी है। जहां भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन, 30 किलोमीटर रेंज और 2 किलोमीटर आपको बताते चले पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। 2 किलो विस्फोटक लेकर ये उड़ सकता है। देखिए, और भास्कर की अगर बात करते हैं, फ्रंट पेज पर ही इसी ड्रोन की तस्वीर भी इस वक्त है और इसमें जिक्र है कि सेना को मिला है आत्मघाती ड्रोन जो कि रीयूजेबल भी है। यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल ड्रोन जैसा हमारा नागास्त्र तैयार है, जो इसकी अगर कीमत की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं तो 75% सस्ता है। भारतीय सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिला है। भारत में निर्मित मानव रहित ड्रोन को नागपुर की सोलपुर इंडस्ट्रीज ने बनाया है। कंपनी ने 120 ड्रोन सौंपे हैं। कुल 480 ड्रोन मिलेंगे। भारतीय सेना ने ऐसे ही ड्रोन विदेशी फर्म से ऊंची कीमत पर खरीदे थे।
स्वदेशी तकनीक से 75% सस्ता पड़ा है। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये हर तरह के तापमान में कारगर भी हैं। अगर वजन की बात करते हैं, 9 किलो कुल वजन है, 1.5 किलो वारहेड ले जाने में सक्षम है। 30 किलोमीटर रेंज 30 मिनट तक ही उड़ सकता है। मीटर ऊंचाई से दुश्मन का पता लग सकता है, 200 मीटर की ऊंचाई से दुश्मन का पता लगा सकता है। पैदल सेना भी ले जाने में इसको सक्षम है। इसकी खासियतों की अगर बात करते हैं, बहुत ही कम आवाज़ ये करता है। जीपीएस और पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म जो है इससे लेस है और दोबारा इस्तेमाल इसका संभव है। ऐसा ही सिस्टम यूक्रेन, रूस और आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच में इस्तेमाल किया गया था। जवानों की जान को जोखिम में डाले बगैर आतंकी लॉन्च पैड, घुसपैठियों, दुश्मनों की ट्रेनिंग कैंप को ये टारगेट भी कर सकता है। तो इसका नाम है नागास्त्र, जो कि स्वदेशी है और उसकी कीमत की अगर बात करते हैं तो 75% सस्ता है। और देखिए फिलहाल इस ड्रोन की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। बढ़ते हैं आगे और आप बात करते हैं गर्मी की, क्योंकि 14 राज्यों में अगले 5 दिन लू का अलर्ट जारी कर दिया गया एमडी के द्वारा। आसमान से आग बरस रही है। पहाड़ी राज्यों में भी ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पहाड़ों पर भी गर्मी लगातार कायम है। इस बीच अखबारों की अगर बात करें तो दैनिक जागरण में हेडलाइन दी गई है, दिन के बाद रात में भी गर्म होने लगी है और 33.3 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। इस बीच नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो भीषण गर्मी की चपेट में चल रही दिल्ली के दिन ही नहीं बल्कि रातें भी अब गर्म हो गई हैं। इसी क्रम में अगर कल की बात की जाए तो रात इस सीजन की सबसे गर्म रही और पालम में 44.4 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड और साथ साथ में रिज और तमाम जो जगह हैं वहां पर तापमान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पानी की किल्लत के साथ में दिल्ली वासी जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में भी गर्मी से कोई भी राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। पूजा, एक तरफ गर्मी का सितम है तो कहीं पर बारिश का कहर इस वक्त हो रहा है। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम में बारिश का कहर इस वक्त है। 3 दिनों में ही 9 लोगों की मौत हो चुकी है इसी बारिश के कारण। लाचुंग में 1200 से ज़्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। तो देखिए सिक्किम में ख़ासतौर पर अगर असम की बात करें, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर जो बारिश है वो इस वक्त कहर बरपा रही है और इस कदर कहर बरप रहा है कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में चारों तरफ जो कनेक्टिविटी है वो पुअर हो चुकी है। मेन रोड जो हैं वो टूट चुके हैं। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये सिक्किम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट के और भी कई राज्यों का हाल आपने देखा जहाँ पर बारिश की वजह से तबाही इस वक्त है। ये सिक्किम की तस्वीरें इस वक्त हैं जहाँ पर एक तरफ उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल किस तरीके से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं। इस बीच सिक्किम की बात करते हैं, बारिश है, भूस्खलन है, जहाँ पर अभी तक लोगों की जान जाने का सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और देखिए 1200 से ज़्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। यहाँ पर जो आंकड़ा है मौत का वो 9 हो चुका है। और अब आगे बढ़ेंगे।